साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, वो आपका पूछा गया है कि टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? तो ये मैंने आपको अभी बहुत बार जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि इसको पढ़ के जाइएगा। हालाँकि जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होती है, जिसको बेसिस पे ये अपना काम करते हैं। तो उसमें जो होते हैं, ये बेसिकली किसी भी सीक्वेंस को कट करने के लिए क्या करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि जो आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, ये क्या होते हैं कि बेसिकली ऐसे सीक्वेंस होते हैं कि जिसको अगर आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़िए या 3 टू 5 प्राइम पढ़िए, वो एक ही जैसा आपको प्रतीत होगा। तो इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है, जैसे अगर आप मैडम वर्ड को लिखिए, तो आप क्या होगा, चाहे आप इधर से पढ़ो तो भी वही सीक्वेंस आएगा, इधर से पढ़ो तो भी वही सीक्वेंस आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप डालडा अगर आप हिंदी में लिखते हैं, तो भी आपको क्या मिलेगा, इधर से भी वही चीज है, इधर से भी वही चीज है। ठीक है, तो ये कुछ जो होते हैं, ये आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आने की संभावना है, जहाँ पे आपको चार्ट आसानी से मिल जाएगा, और उस चार्ट के माध्यम से आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। जैसे कि आपका इको R1 होता है, ये कौन सा साइट रिकॉग्नाइज करता है आपका। ठीक है, बैम H1 होते हैं, ये कौन से साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और कौन से जब आपके कट करते हैं, तो कौन सा आपका स्टिकी एंड देता है। ठीक है, और कौन-सा जो होता है, वो आपका ब्लंट एंड देता है। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि इसको आपको तैयार करके ही जाना है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? तो ये जो आपके एंडोन्यूक्लियस होते हैं, बेसिकली ये आपके जो वो इसके पहले जो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, स्टोरी कहाँ से आई थी? स्टोरी यहीं से आई थी कि बैक्टीरिया ने अपने में एज़ अ डिफेंस मैकेनिज़्म में इसको इस्तेमाल किया था, मतलब डेवलप किया था। बहुत ही बेसिक स्टोरी है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में देख लेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका मेन आंसर जो यहाँ पे बनता है, वो आपका क्या बनेगा, रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, वो क्या करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यही इनकी खास बात होती है। इसके बाद असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। असर्शन रीजन जो कि डीबीटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि आपका एक असर्शन है और एक रीजन है। तो आपको पहले समझना है कि क्या है, उसके बाद अपने आंसर को करना है। तो असर्शन जो है, आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन कॉज डैमेज टू द डीएनए। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, जो कि आपके रेडिएशन होते हैं, जो कि आपके लिए, जब हमने एलाइजा रिया ये सारी टेक्निक हमने जब पढ़ी थी, तो हमने बोला था कि जो आपके रेडियो एक्टिविटी चीजें होती हैं, वो आपके लिए हानिकारक होती हैं। उसमें जो आपके रेडिएशंस होते हैं, उसमें आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपके आयोनाइजेशन होते हैं, एक आपके नॉन आयोनाइजेशन होते हैं। ठीक है, नॉन आयोनाइजेशन में आपका यूवी रेज आता है, और आयोनाइजेशन में आपके एक्स रेज आते हैं। ठीक है, तो जो एक्स रेज होता है, यानी कि जो आपका एक्सरे इस्तेमाल किया जाता है, वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी जो प्रॉब्लम होती है, ये आपके डीएनए को डैमेज करने की क्षमता रखता है। ठीक है, यानी कि जो डीएनए का जो होता है, म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि इस बात को याद रखिएगा। तो यानी कि ये असर्शन जो है, वो आपका ट्रू है। और इसके बाद यहाँ पे जो इसका कारण है, उसके बारे में बताया गया है कि जो आयनाइजेशन रेडिएशन होते हैं, वो जनरेट करते हैं फ्री रेडिकल। तो ये बहुत ही सही बात है। तो यानी कि जो आपके आयनाइजेशन रेडिएशन जब डीएनए को डैमेज करते हैं, या किसी भी तरीके का ब्रेक होता है सिस्टम में, तो कुछ आपके फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में हमने एक पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ा रखा है कि फ्री रेडिकल किस तरीके से आपके जनरेट होते हैं, फिर उनको स्टेबलाइज करने के लिए आपके में सिस्टम होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। फ्री रेडिकल यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होते हैं, और इसको मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ आपके एंजाइम होते हैं, जिसमें आपके ग्लूटाथियोन था, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज था। तो ये सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, तो ये वहीं से लिंक है। तो यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है। तो यानी कि क्या होगा, तो अगर हम इस बात को देखें, तो यानी कि ए फॉल्स है, तो ये तो गलत बात है। आयोनाइजेशन रेडिएशन तो कॉज करता ही था। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी गलत है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो ये जो होगा, यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और इस पर्टिकुलर फिनोमिना के पीछे जो लॉजिक है, वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके करेक्ट बनेंगे, वो आपका क्या बनेगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा, वो 5097 बनेगा। एक ऑप्शंस में आपका दिया गया है कि नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऐसा नहीं है। ये जो इसके पीछे रीजन है, वो आपका यही रीजन है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है? तो उसी संदर्भ में आपका लाइसोसोम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले हम लाइसोसोम को पढ़ लेते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, ये आपका सुसाइडल बैग्स होते हैं, ठीक है? अब ये क्यों सुसाइड बैग होते हैं, इनको समझ सकते हैं। तो लाइसोसोम जो होते हैं फाउंड बाय द बडिंग ऑफ वेसिकल फ्रॉम गोल्जी apparatus, गोल्जी बॉडी से ये बनते हैं, डिराइव्ड होते हैं। इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ये आपको याद ही रखना है कि कौन से आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं और कौन से आपके सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इनका रोल होता है, जिनके पास एंजाइम होते हैं डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब जो भी आपके कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी गलत चीजें हैं, तो उसको अगर आपका स्वतः डाइजेशन कराना है तो वो लाइसोसोम के माध्यम में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास जो इसका मार्कर एंजाइम होता है वो एसिड हाइड्रोलेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, एसिड कंडीशन मेंटेन होता है। तो चूंकि आपको पता है जब एसिडिक कंडीशन किसी सिस्टम में होगा तो वो क्या होगा, हानिकारक होगा। तो जिस चीज को अगर आपको किल करना है, उसको क्या करना है, उसको आप लाइसोसोम में लाके गिरा दीजिए। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। इसीलिए क्या होता है, सुसाइडल बैग्स होते हैं। द एसिडिक कंडीशन इज मेंटेन्ड बाय द पंपिंग प्रोटॉन इनटू द इंटीरियर ऑफ द लाइसोसोम। तो यहीं से क्वेश्चन आपका डिराइव्ड हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। तो यानी कि चूंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें एसिडिक कंडीशन है तो कुछ तो ऐसा हो रहा होगा कि जो एसिडिक कंडीशन यहाँ पे मेंटेन है। तो एसिडिक कंडीशन के लिए जैसे आप एसिड बेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे प्रोटॉन इन्वॉल्व होते हैं, यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन होते हैं। तो यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है? क्योंकि इसकी सरफेस पे एक प्रोटॉन पंप जैसा होता है जो H प्लस को अंदर की तरफ लाएगा। बस यही चीज आपको पकड़ना था। और यहाँ पे ये 1276 क्वेश्चन आईडी है, जहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लाइसोसोमल ल्यूमेन इज मेंटेन एट एन एसिडिक पीएच, किस वजह से? तो चूंकि यहाँ पे दिया गया है कि डी नोवो जनरेशन ऑफ ए प्रोटॉन आयन इनटू द लाइसोसोम, मतलब स्वतः ही प्रोटॉन के आयन जनरेट होते रहते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोटॉन एटीपीएज होता है दैट पंप प्रोटॉन इनटू द लाइसोसोम। तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है? और इसको याद रखिएगा, ऑब्वियस सी बात है ना कि इसमें पंप किया जा रहा है, तो यानी कि पंप कर रहा है और अंदर ही तो लाओगे, बाहर तो नहीं ले जाओगे, ठीक है? तो ये इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा प्रोटॉन एटीपीएस दैट पंप प्रोटॉन इनटू द लाइसोसोम। आउट नहीं होता है। और स्पेशलाइज्ड ल्यूमिनल प्रोटीन दैट लोअर द पीएच, तो ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रोटीन्स नहीं होती हैं कि जो इसके मतलब इसके पीएच को मेंटेन करती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी आप याद रखेंगे, और जब आप डिटेल में इसको पढ़ते हैं, प्रोटॉन पंप जब आप पढ़ेंगे जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस पे होते हैं, उसी तरीके से आपके लाइसोसोम के सरफेस पर भी पाई जाती है। इसके अलावा दे शो पॉलीमॉर्फिज्म को ये शो करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। दे आर फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म या शेप, मतलब ये होते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि ये बहुरूपता को शो करते हैं, ठीक है? अगर मैं सिंपल रूप में इसको लिख दूं तो इसको क्या बोलते हैं, बहुरूपता बोलते हैं। मतलब इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है कि आप कह दीजिए कि ये आपको गोल फॉर्म में ही मिलेंगे या अंडाकार मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ये कुछ भी शेप्स के होते हैं, बस ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। लाइसोसोम किस चीज में हेल्प करते हैं? हेल्प करते हैं इन द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग एंड ऑटोलाइसिस। ये एक फिनोमिना होता है, मतलब ऑटोलाइसिस जो होती है कि किसी भी अपने ही ऑर्गन को अगर आपको लाइसिस कर देनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोलाइसिस बोलते हैं। तो कुछ मतलब इस तरीके की चीजों में लाइसोसोम का ही रोल होता है। इसी फिनोमिना में आपका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है, हेल्प करते हैं इन द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक टेक्निकल टर्म है जो कि आप जूलॉजी में आराम से, आपने जब फाइलम वगैरह पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि पहले लार्वल स्टेज होती है, उसके बाद क्या आती है, एडल्ट स्टेज आती है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। कि मतलब उसके मार्फोसिस, मार्फोलॉजी में चेंज आना। तो इस केस में जो होता है आपका टेल ऑफ द टैडपोल लार्वा, जो कि आपको पता है कि टैडपोल जो होता है ये फ्रॉग का लार्वा जो होता है, इसको हम टैडपोल बोलते हैं, क्योंकि हमने आईसीएमआर के टाइम में बहुत अच्छे से इसके बारे में समझा था, ठीक है? तो टेल ऑफ द टैडपोल लार्वा मतलब क्या होता है कि जब आपका फ्रॉग, जो कि आपको पता है कि ये आपका एम्फीबिया में आता है, लेकिन जो आपका टैडपोल जब ये लार्वल कंडीशन में होता है तो इसके पास टेल होता है। तो ये टेल का क्या होता है, जब आपने फ्रॉग को देखा होगा, आपने फ्रॉग में टेल नहीं देखी होगी, लेकिन इसके लार्वा कंडीशन में टैडपोल होता है, ठीक है? तो इसमें जो टेल का डाइजेशन में जो हेल्प करता है वो लाइसोसोम हेल्प करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। टैडपोल लार्वा इज डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोमल एंजाइम्स, जो होते हैं वो उसको डिग्रेड करते हैं। और इसी में ही आपका एक कैथेप्सिन प्रोटीन इस डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द लाइसोसोम विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ टेल। तो यानी कि एक प्रोटीन होता है, ये भी हेल्प करता है, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है? जैसा कि उन्होंने यहाँ पे बोला कि स्पेशलाइज्ड ल्यूमिनल प्रोटीन दैट लोअर द पीएच, तो पीएच का काम नहीं करता है, ये बस केवल उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता
करता है, ठीक है? तो ये इतनी बातें थी लाइसोसोम के बारे में, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे लाइसोसोम से रिलेटेड। और इसके अलावा जो भी चीज़ें आपने जहाँ-जहाँ से पढ़ी हैं उसको भी याद रखिएगा। बाकी लाइसोसोम का जो पीएच होता है वो 5.5 के आसपास होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे। और इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस में लाइसोसोम का रोल होता है, और इसके अलावा अगर आप और डिटेल में जाएँगे तो थायराइड ग्लैंड का भी रोल होता है। ये मैं आपको एडिशनल बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है कि जो प्रोटॉन एटीपीएज़ होते हैं उसमें हम पंप करते हैं इनटू द लाइसोसोम, राइट? तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे और समझ लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियस। तो कौन सा आपका न्यूक्लियस है, मतलब जो कि न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड को क्या करेगा, क्लीव करेगा। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस जो होंगे वो क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को क्लीव करेंगे। क्लीव करने का मतलब होता है उसको तोड़ देंगे, ठीक है, तोड़ेंगे कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉलीमरेज जो होगा क्या करता है, पॉलीमरेज तोड़ता है न्यूक्लिक एसिड को, नहीं भैया, ये तो सिंथेसाइज करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। तो पॉलीमरेज नहीं होगा, लाइगेज जो होता है वो उसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो कि क्या करता है, डीएनए को जोड़ने का काम करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को जोड़ता है। ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाइगेज जो होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम आता है। हेलिकेज जो होता है ये भी क्या करता है, डीएनए के, मतलब ये जो आपका डबल स्टैंडर्ड होता है इसको बस ओपन करता है, इसको तोड़ता नहीं है। यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एच से हेलिकेज याद रखिएगा और एच से हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखिएगा। तो जो हेलिकेज होता है ये क्या करता है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है, तोड़ता है। तो ये हेलिकेज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा डीएनएज 1 होता है। तो बहुत ही आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को ट्रेस कर सकते थे। और बाकी डीएनएज 1 और इस तरीके से जितने भी एंजाइम आपको बायोटेक में मिलेंगे उसको आप याद करके जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन आईडी 1278 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कॉमन बिटवीन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जैसा कि आपको पता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, एक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, दोनों ही प्रोसेस में आपकी एटीपी की सिंथेसिस होती है। मतलब बेसिकली फोटोफॉस्फोराइलेशन ये आपके प्लांट्स में होते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो होता है ये आपका कह सकते हैं एनिमल्स के केस में होता है। तो जनरेशन ऑफ एटीपी दोनों ही केस में आपका जनरेशन होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ, आप जब एटीपी को जनरेट करना है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तो कराओगे ही, ठीक है, दोनों ही केस में आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन भी आपकी दोनों में इन्वॉल्व होती है। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो कार्य ही नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है भैया, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जो कि क्या बन जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया गया है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए काइनेस। तो काइनेस का क्या रोल आता है आपको दोनों ही चीजों में, नहीं भैया, नॉट कॉमन बिटवीन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो काइनेस तो अगर देखा जाए तो हमने सेल सिग्नलिंग में पढ़ा था, जहाँ पे क्या हो रहा था, काइनेस क्या होते हैं, बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर आप बहुत डिटेल में जाएँगे तो ये आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, सेल सिग्नलिंग में देखने को मिलता है। और बाकी अगर आप किसी एक स्टेप पर अगर आप जाएँगे तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए काइनेज जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि 511 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 1278 ये क्वेश्चन आईडी है। तो एटीपी की सिंथेसिस होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट भी दोनों में देखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, अभी तक हमने इसको समझ लिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो कि आपका प्लांट ग्रोथ हार्मोन से जो क्वेश्चन है ये भी बहुत पूछे जाते हैं और इसको तैयार करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे जिब्रेलिन से पूछा गया है, हालांकि इसमें बहुत सारे आपके आते हैं, ऑक्सिन होते हैं, जिब्रेलिन होते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं, थोड़ा बहुत सबको और सबकी सिग्नलिंग अगर आप पढ़ सकें तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है। तो जिब्रेलिन जो होता है प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन, जिब्रेलिन कैन नॉट स्टिमुलेट लीफ ग्रोथ या स्टेम ग्रोथ, कैन बी एक्सोजेनसली यूज्ड टू इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे पकड़नी चाहिए थी, क्योंकि हम इनको क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट की ग्रोथ कराने वाले हार्मोन है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिब्रेलिन को अगर हम एक्सोजीनियसली यूज करें तो हम
प्लांट के ग्रोथ को कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो है ये ट्रू ऑप्शन है। तो अब आप इसको अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको डी ऑप्शन मिलना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, डी ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ी-सी भी अगर आप जिब्रेलिन पढ़ते हैं, उसके अलावा अगर आप सीएसआईआर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको 2019 में सीएसआईआर के पेपर में आपको मिल जाएगा कि जिब्रेलिन का पूछा था कि कौन-सा जो होता है, कौन-सा जिब्रेलिन जो होता है वो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है या मोस्ट एक्टिव फॉर्म होता है। उसमें आपको GA1, GA2 ऐसे करके बहुत होते हैं, लेकिन उसमें जो आपका GA3 होता है, ये आपका मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है? तो ये ऑप्शन यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। GA3 ये प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन द एग्रोनॉमिक एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है। तो यानी कि ई ऑप्शन आपका सही होगा। तो डी के कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो डी, ई और ए। और ए ऑप्शन जो है आपका सीड जर्मिनेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। तो इस तरीके से आशा है कि क्वेश्चंस को आपको समझ में आ गया होगा, कैसे हमें सॉल्व करना है। उस पहलू को भी आपने समझ लिया होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकी अपने भी विचार रखिएगा। कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे लक्ष्य जेआरएफ चैनल को जॉइन करिएगा, जो कि आपको अबाउट के सेक्शन में यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है? तो इस चैनल को जॉइन करिए, जहाँ पे आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आई तो ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।